आपके सिलेबस में एक जगह मेंशन है दैट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसके साथ साथ एनेस्थेटिक की बात हम लोग आज करने वाले हैं। तो पहले सेडेटिव एंड हिप्नोटिक की बात करेंगे। सेडेटिव वो दवाइयां हैं, ऐसी मेडिसिन हैं जो नींद जैसा फील कराती हैं। इट calms you, it makes you to free from anxiety and इन ऐसी ड्रग्स को हम सेडेटिव कैटेगरी में रखते हैं। जब आप बहुत एंजाइटी में होते हो, चिंतित, जिसको आप कहते हैं बहुत टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, एक्चुअली ये वर्ड्स बहुत क्लियर करने की जरूरत है कि चिंता हो रही है या टेंशन हो रही है, दोनों में डिफरेंस है। चिंता होता है एंजाइटी और टेंशन होता है ब्लड प्रेशर। लेकिन कॉमन जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो बोल देते हैं कि टेंशन हो रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत सोच समझ के ही शब्दों का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही सेडेटिव और हिप्नोटिक्स भी हैं, और सेडेटिव का मतलब होता है नींद जैसा लाने वाले और हिप्नोटिक्स का मतलब होता है नींद लाने वाले। ठीक है, तो सेडेटिव और हिप्नोटिक ध्यान रखिएगा, नींद जैसा और नींद। यहाँ पे दो पेशेंट हैं और पहले में आपको दिखाई पड़ रहा है कि नींद जैसा किसी ने क्या कमेंट किया है, क्या बात है? लेसन कौन सा है सर? ओके, लेसन सेडेटिव हिप्नोटिक है। और आपकी जो चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग की यूनिट्स देखिएगा, तो जब एनालिसिस वाला पार्ट खत्म होता है तो उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट कह लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक के बाद सेडेटिव हिप्नोटिक्स। लेकिन हमने यहाँ पे सेडेटिव हिप्नोटिक पहले लिया है क्योंकि कुछ ऐसा लॉजिक है कि आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, और एनेस्थेटिक पढ़ते समय ये चीजें भी उसमें आती हैं, तो इसलिए क्लियर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे पहला पेशेंट आप देख रहे हो, इसमें इसको नींद नहीं आ रही है, बट ये नींद जैसा इसको लग जरूर रहा है, और दूसरे को एकदम काम स्लीप है। तो ये दोनों डिफरेंस है सेडेटिव और हिप्नोटिक में। पहला वाला सेडेशन और दूसरे में हिप्नोसिस। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, और इस मेम्ब्रेन में हमें एक रिसेप्टर दिखता है जिसको हम लोग बेंजोडाइजेपिन साइट्स में डिफरेंशिएट करते हैं। गाबा साइट्स होती है, बारबिचुरेट की साइट होती है, और जनरल एनेस्थेटिक की साइट होती है। इस तरह से इसमें 4 एक्टिव साइट्स होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? जो अपना सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमको ये रिसेप्टर की साइट्स मिलती हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में कि ये चीजें कहाँ होती हैं। अब इसमें बारबिचुरेट की साइट दिख रही है, गाबा की साइट, जनरल एनेस्थेटिक की, और बेंजोडाइजेपिन की साइट दिख रही है। और ये सभी की सभी ड्रग्स सेडेटिव भी होती हैं और हिप्नोटिक भी होती हैं। इसके साथ साथ प्रोपोफॉल, स्टेरॉइड्स, हैलोथेन और इथेनॉल, ये जनरल एनेस्थेटिक कैटेगरी में आती हैं, और इनकी डिफरेंट डोज जो है ये सेडेटिव और हिप्नोटिक भी हो सकती है। अब एज पर डेफिनेशन जब चलते हैं सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स को डिफाइन करने के लिए, तो सेडेटिव्स आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट ड्रग्स दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट, टेंशन एंड प्रोड्यूस रिलैक्सेशन। ये आपको रिलैक्स फील कराती हैं। सेडेटिव जो हैं रिलैक्स फील कराती हैं, आपको टेंशन, जो मेंटल टेंशन होती है उससे फ्री करके आपको रखती हैं। इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, इनको समझेंगे हम लोग अगर जरूरत समझेंगे तो। वैसे बेसिकली इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो टंग में मेटालिक टेस्ट का आना, या फिर कॉन्स्टिपेशन होना, या फिर स्किन का ड्राई होना, इस टाइप के कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और सेडेटिव क्लास में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये आपको एक्साइटमेंट जो आपके अंदर है, एंग्जाइटी जो आपके अंदर है, उसको कम करती है। दूसरी ड्रग्स है हिप्नोटिक्स, आर ड्रग्स दैट डिप्रेस द सीएनएस एंड प्रोड्यूस स्लीप सिमिलर टू दैट ऑफ नेचुरल स्लीप। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं। सीधी सीधी भाषा में अगर बात करें तो सेडेटिव और हिप्नोटिक
ये डोज डिपेंडेंट रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब लो डोज में कोई वो ड्रग सेडेटिव हो सकती है और हाई डोज में हिप्नोटिक हो जाती है। बोथ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन में रिजाइड इन द सेम ड्रग। मैंने जो बात कही कि उसी की जब कॉन्सेंट्रेशन ड्रग की हम चेंज करते हैं तो हमें दोनों इफेक्ट एक ही ड्रग से मिल सकते हैं। At lower dose, the drug may act as sedative, while at higher dose, the same drug may act as hypnotic. ठीक, डोज कम है तो सेडेटिव होगा, डोज बढ़ा दोगे तो हिप्नोटिक हो जाएगा। Agents used as sedative and hypnotic include a large number of compounds of diverse chemical structure given in classification and pharmacological properties which have the common ability to induce a non-selective reversible depression of the CNS. नॉन सेलेक्टिव होता है डिप्रेशन और रिवर्सिबल होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सीएनएस को डिप्रेस कर दिया तो वो फिर से रिवोक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सीएनएस का डिप्रेशन तो होता है लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसके बाद सीएनएस फिर से नॉर्मल हो जाता है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। एनेस्थीसिया देने से पहले हम लोग सेडेटिव किसी पेशेंट को देते हैं। अब एनेस्थीसिया अभी इसके बाद हम लोग समझेंगे कि बेसिकली एनेस्थीसिया क्या है, क्या एनेस्थीसिया की स्टेजेस होती हैं, तो अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड एज एन एडजंक्टिव थेरेपी इन साइकियाट्री। साइकियाट्री मतलब जिसको कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ये साइकोमोटर डिसऑर्डर होते हैं। कोई किसी को मारना पीटना शुरू कर दे, उटपटांग बकना शुरू कर दे, चीजों का सही मतलब ना निकाले, झगड़ा बहुत करे, तो इस टाइप का जो है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। गुस्सा बहुत आ रहा है, बीपी हमेशा हाई रहता है, या फिर लड़ने का हमेशा मन करता है, रोने का मन हमेशा करता है। सो ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। A large number of sedative and hypnotic drugs cross the placental barriers. सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स की खास बात ये होती है कि ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी तो उसकी प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये बेबी तक पहुंच जाती हैं और वहां पे उनका भी सप्रेशन सीएनएस का कर सकती है। Consequently, their chronic use during pregnancy may cause withdrawal effect in the newborn infant. जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होगा उसके अंदर विड्रॉल इफेक्ट भी आ जाता है, इन दवाओं का उसके ऊपर असर नहीं होता क्योंकि वो रेजिस्टेंट गेन कर लेता है। मेनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटेड इनटू द ब्रेस्ट मिल्क। ये ड्रग्स ऐसी हैं जो ब्रेस्ट मिल्क से भी सिक्रीट होती हैं और न्यूबॉर्न जब उसको इनटेक करता है तो वहां तक पहुंच जाती है और उसके अंदर भी सिडेशन या हिप्नोसिस कॉज कर देती हैं। Their chronic use during breastfeeding may cause sedation in the infant. Sedative and hypnotics are also used as the following. अब इसकी कई कैटेगरी हैं सेडेटिव हिप्नोटिक की। डोज डिपेंडेंट रिस्पॉन्स आता है, एंटी एंजाइटी एजेंट, एंटी कन्वर्जेंट, मसल रिलैक्सेंट, जनरल एनेस्थेटिक्स, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, एंटी साइकियाट्रिक्स, to potentiate analgesic drugs, adjuvant to anesthesia, a co-drug in the treatment of hypertension. तो इतने टाइप की ड्रग्स ये हैं और ये इतने टाइप के ट्रीटमेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं। द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी रवि प्रजापति, आस्क योर क्वेश्चन। रवि प्रजापति। रवि आपकी रिक्वेस्ट नहीं है यहाँ पे इस समय। बोलिए रवि। हेलो सर, नमस्ते। रवि आस्क योर क्वेश्चन। रवि हेलो सर। हाँ बोलिए सर, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा मुझे जो कि इम्पोर्टेंट है, मैंने इनबॉक्स में डाला है, देखियो। आपका क्वेश्चन तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का है। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी एनेस्थेटिक एंड सेडेटिव हिप्नोटिक पढ़ा रहा हूँ, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते तो अच्छा होता। मैं आपका क्वेश्चन
सेव कर लेता हूँ। जब मैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या फिर पैरासिम्पैथो हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं सर ये इम्पोर्टेंट था, मैं तो इसलिए मुझे मिले कहीं पे। हाँ हाँ, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, हाँ जी, एड्रेनर्जिक ड्रग्स और कोलिनर्जिक ड्रग्स, इनको एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी, ओके सर, ओके सर। एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक दोनों पढ़ लो, एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथोलेटिक होता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको भी करा दूंगा आपका, आगे चल के। ठीक है, चल, हम लोग अभी बात कर रहे थे, पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग्स हो सकते हैं ये, एडजुवेंट टू एनेस्थीसिया, को ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ये बातें हम कर चुके थे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी स्टेट्स, एंजाइटी में कई स्टेट्स हो सकती हैं। जैसे आप देखते हो कोई पर्सन जब एंजाइटी में होता है, मतलब चिंता में होता है, तो उसके बिहेवियर को आप एज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो कि किस टाइप के बिहेवियर वो एंजाइटी में शो करता है। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपके कई फ्रेंड्स हैं मान लीजिए, तो आपके 3-4 फ्रेंड हैं और 2 के नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं और आपके कम आते हैं, तो आपको अब ये एंजाइटी होगी कि कैसे इसके नंबर ज्यादा आ गए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर फिर एक अलग अलग फीलिंग आना शुरू होती है, कि जलन की भावना आना शुरू होती है, फिर अगली बार मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा, ऐसी कंपटीशन की भावना आना शुरू हो जाती है। तो इस टाइप से एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने। ऐसे ही पड़ोसी की बात करें, अगर पड़ोसी मकान बना के बैठा हुआ है अपना, ठीक है, आपसे बड़ा मकान बना लिया, तो भी आपको टेंशन, हम कब इससे ऊंचा मकान बना देंगे अपना, इस टाइप की। घर में कोई परेशानी है, उसकी टेंशन, उसकी एंजाइटी, उसके लिए चिंतित है, सोच रहे हैं बैठ के। अब एंजाइटी से कई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, या सबसे पहले तो अल्सर स्टार्ट होता है एंजाइटी में, उसके बाद जो है आपको डिप्रेशन स्टार्ट होता है। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो एंजाइटी से रिलेटेड है। अब इनको हम लोग केमिकली भी जोड़ सकते हैं और इनको फार्माकोलॉजिकली भी हम लोग जोड़ सकते हैं। सारे जितने भी इसके सिम्टम्स हैं और जितने भी इसके लॉजिक्स हैं, आपको सब ये बुक्स में मिल जाएंगे। तो एंजाइटी में बी इन मैनी फॉर्म्स, टिपिकली द psychic awareness of anxiety is accompanied by an enhanced motor tension and autonomic hyperactivity. Enhanced motor tension क्या है कि अब आपको मोटर एक्टिविटी आपकी बढ़ गई, चिंता में आपको गुस्सा आना शुरू हो गया और आपने मारपीट शुरू कर दी। ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका हाइपर एक्टिव हो गया। The benzodiazepines continue to be widely used for the management of anxiety states. जो बेंजोडाइजिपीन्स हैं, इनका एग्जाम्पल आपको मैं दूं तो जैसे कि डायजिपाम, एल्प्राजोलाम, क्लोनाजिपाम, इस टाइप की जो ड्रग्स हैं वो मोस्टली एंजाइटी को कम करने के लिए दी जाती हैं। सिंस एंजाइटी सिम्टम्स में बी रिलीव्ड बाय मेनी बेंजोडाइजिपीन्स, it is not easy to demonstrate the superiority of individual drug over another. बहुत सारे बेंजोडाइजिपीन्स हैं, जैसे मैंने 3-4 नाम तो अभी ले लिए, तो इनमें क्या है, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ के साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, कुछ के साइड इफेक्ट कम हैं। तो अब ये डिपेंड होता है कि कैसे कौन सी ड्रग इस पेशेंट में अच्छा काम कर रही है, ठीक है। कुछ कुछ को कोई ड्रग हो सकता है एलर्जी कर जाए, कुछ को हो सकता है कि अच्छा रिस्पॉन्स आए, लेकिन एग्जैक्टली बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर कहाँ मिलता है आपको, जो हमने भी शुरू में डायग्राम दिखाया आपको, जिसमें कि 5 लोब्स थे और उसमें एक बेंजोडाइजिपिन का था, एक बार्बिचुरेट्स का था, एक एनेस्थेटिक का था। इस तरह से उसी रिसेप्टर पर ये काम करता है। दूसरा है, पहला तो हो गया एंजाइटी के लिए, दूसरा है स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए या फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स के लिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज आर समटाइम्स यूजफुल फॉर स्लीप प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो अगर किसी को फार्माकोलॉजिकल इलनेस नहीं है तो उसको स्लीप प्रॉब्लम ठीक करने के लिए अगर वो एक्सरसाइज करे और डाइट सही से लेगा तो उसको सही से नींद आएगी। अवॉइडिंग स्टिमुलेंट्स बिफोर रिटायरिंग एंड ensuring a comfortable
स्लीपिंग एनवायरनमेंट। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आप इसको कंफर्टेबल स्लीपिंग एनवायरनमेंट अपने घर में क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। आजकल जिस तरह की दिनचर्या है लोगों की, इस तरह से ऐसा हो नहीं पाता। तो आजकल क्या दिक्कत है कि भाई पेशेंट हमेशा 12 बजे के बाद तो सो रहा है आजकल। अब जैसे आप ही बात करो अपनी, तो जितने बच्चे आप लोग क्लास में इस समय हो, इसमें से बहुत कम ही ऐसे होंगे जो कि 10 बजे सो जाते होंगे। मोस्टली 11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, देर में सोते हैं। ठीक, देर में सो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको एंजाइटी है या फिर आपको ड्रग्स की रिक्वायरमेंट है। आप चाहो तो अपना मेंटल सेटअप ऐसा रखो कि ये जो चैटिंग वैटिंग चलती रहती है और आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है और ये यूट्यूब में जो शॉर्ट्स आते हैं, अगर ये सब अगर आप बंद कर दें तो फिर आप इजीली जो है सो भी सकते हैं। माइंड को अगर आप कूल एंड काम रखिए अपने, कुछ उसमें चलता ना रहे फर्जी का, तो आप सो सकते हो। और सोगे तो हो सकता है पढ़ाई के बारे में सोचो और अच्छा करके दिखाओ। तो benzodiazepines can cause a dose dependent decrease in both rapid eyeball movement एंड नॉन रैपिड आईबॉल मूवमेंट। खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि जिस समय आप बहुत कुछ सोच रहे हो, दिमाग में चल रहा हो, आप बिस्तर पे लेटे हो और आप सोच रहे हो, तो आपकी जो आई बॉल है उनका मूवमेंट बहुत रैपिडली होता है। एंजाइटी की स्टेज होती है, स्टेज में आपको बहुत ज्यादा आई बॉल का मूवमेंट होता है। आप इधर घुमाओगे, आंख उधर घुमाओगे, घुमाते घुमाते रात के 2 बज जाएंगे। ठीक, फिर आपको पेट में जलन, गले में गला सूखना, इस टाइप से रात में एहसास होगा। फिर आप पानी पियोगे, फिर उसके बाद फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है, फिर 4-5 बजे के आसपास जो है फोर्स्ड आपको नींद आती है, फिर आप सोते हैं, 2 घंटे बाद उठ जाते हैं। तो ये कंडीशन एक नॉर्मल जो एंजाइटी वाले पेशेंट की होती है, कभी कभी आपकी भी होती होगी। तो ये रैपिड आईबॉल का मूवमेंट और इस टाइप से जो स्लीप का ऑनसेट है, इसको आप अपने ऊपर भी एज्यूम करके देख सकते हो। तो इस केस में भी बेंजोडाइजेपिन्स हम लोग दे सकते हैं, और जैसे जोल्पिडेम एंड ज़ेलिप्लॉन are less likely to change sleep pattern that the benzodiazepines। तो ये 2 ड्रग्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। तो ये भी जो है बेंजोडाइजेपिन्स क्लास की ड्रग हैं और स्लीप डिसऑर्डर्स में दी जाती हैं। अदर थेराप्यूटिक यूज में लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स सच एज क्लोरडाइजिपोक्साइड, डायजेपम and to a lesser extent phenobarbital are administered in progressive decreasing dose to patient during withdrawal from psychological dependence on ethanol or other sedative hypnotics। तो यहाँ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स जैसे कि क्लोरडाइजिपोक्साइड को भी दे सकते हैं हम लोग एज अ एंटी एंजाइटी, एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक, और डायजेपम को भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ड्रग एक्टिव हैं और अच्छी ड्रग्स हैं, सेफ हैं। चलिए, अब फिनोबार्बिटल का हम लोग नाम तो लेते हैं, बट फिनोबार्बिटल को इस समय बारबीचुरेट्स का यूज हम लोग इस समय पर कम होता है, रेयरली होता है, और मोस्टली एनेस्थेटिक केस में इनका यूज होता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसमें हम लोग गाबा रिसेप्टर की बात करते हैं। गाबा का हमने अभी पहले नाम भी लिया था, ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, और ये जब एक्साइट होता है तो क्लोराइड आयन चैनल्स को ओपन कर देता है। क्लोराइड आयन चैनल्स नेगेटिव आयन चैनल्स होते हैं, और ये मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज डीपोलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और डिप्रेशन कॉज करते हैं, सीएनएस को डिप्रेस करते हैं। ड्रग की जब हम बात करते हैं तो ड्रग का क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर एज फॉलोज। स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, एसाइक्लिक हिप्नोटिक कंटेनिंग नाइट्रोजन, साइक्लिक हिप्नोटिक कंटेनिंग नाइट्रोजन, alcohols and aldehydes, acetylene derivatives, miscellaneous inorganic salt, acid and esters, antihistaminic and anticholinergic drugs। ठीक है, एंटीहिस्टामिनिक्स भी इस क्लास में आती हैं, एंटीकोलिनर्जिक भी आती हैं। फिर अलग कैटेगरी है, कुछ नेचुरल कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुछ सल्फोन्स हैं, एंडोजीनियस सब्सटेंसेस भी हैं, कुछ अदर ओपियोइड्स लाइक मॉर्फिन, पैथिडीन भी हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। न्यूरोलेप्टिक्स, जिसकी पहले बात कर चुके हैं हम लोग, क्लोर प्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, और कुछ नई ड्रग्स भी हैं जो कि इस कैटेगरी में आती हैं और इफेक्टिव हैं। तो जब बात करते हैं हम लोग फिनोबार्बिटोल की, स्टार लगा हुआ है आपके सिलेबस में भी, स्टार लगा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। इसमें फिनोबार्बिटल, इसको लुमिनल के नाम से जानते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर
कुछ लोग पूछ रहे थे सर स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, तो पहले नंबर पे आपको इसके लिए एक बेंजीन या कह लीजिए साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करना है। यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगाना है, नाइट्रोजन लगाना है। इसके बाद ये रिंग पूरा कर लेना है। इधर आपको कीटोन ग्रुप लगाना है, इधर भी कीटोन ग्रुप लगाना है। इधर आपको दो मॉलिक्यूल, दो C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप जोड़ देने हैं, C2H5 देन C2H5 जोड़ देना है। और इधर भी एक आपको यहाँ पर ऑक्सीजन लगाना है। यहाँ नाइट्रोजन है, अगर आप हाइड्रोजन लगा देते हो तो भी ठीक है, अगर भूल जाते हो तो भी ठीक है, क्योंकि जब कोई एटम नहीं लगा होता है तो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई मानी जाती है। क्या कमेंट है आपका? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कपिल हैज रेज्ड हैंड, कपिल बंसल। हाँ कपिल बोलिए। हेलो हाँ कपिल बोलिए। कपिल बंसल कुछ कह रहे थे? नहीं, चलिए ठीक है। ऐसे कैसे कमेंट करते हैं आप लोग? ओपन भी कर देते हैं। इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप बंद करके दोबारा ओपन करें। रवि प्रजापति का स्टेटमेंट है। क्या आवाज नहीं आ रही है मेरी? ओके है, संदीप यादव का रिस्पॉन्स है। अपने नेटवर्क भी थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करते रहा करिए आप लोग। चलिए ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। तो फिनोबार्बिटोन या फिर फिनोबार्बिटल को हम लोगों ने डिस्कस किया, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है इसको क्लियर किया। देन प्रॉपर्टी एंड यूज की बात करते हैं। फिनोबार्बिटल सोडियम इज अ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनका ऐसे है, आपको नहीं पढ़ना है, प्रॉपर्टी तो पढ़नी है। देन स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर। कोई भी मेडिसिन होती है उसको स्टोर करने के लिए आप लोग ये जरूर लिखिएगा, और स्टोरेज लिखने से आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। यू शुड राइट इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर। डोज की जब बात करते हैं तो सिडेशन के लिए 30 से 120 mg और हिप्नोसिस के लिए इससे ज्यादा डोज देनी होती है। फिर नाइट्राजिपाम दूसरी ड्रग है, नाइट्राजिपाम। नाइट्राजिपाम का स्ट्रक्चर ये सामने आपके, और नाइट्राजिपाम के लिए सबसे पहले एक बेंजीन का न्यूक्लियस बनाना है। बेंजीन के बाद फिर यहाँ पे N के साथ एक हेप्टा नाइट्रोजन, यहाँ पे फिर 2 हेप्टासाइक्लिक न्यूक्लियस विथ 2 नाइट्रोजन एटम बनाना है। इस पोजीशन पे ऑक्सीजन लगाते हुए यहाँ पे NO2 लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से एक फिनाइल ग्रुप को ऐड कर देना है, या कह लीजिए कि बेंजाइल ग्रुप को ऐड कर लेना है। ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। इसके बाद की बात करें तो प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन पाउडर है, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर है। इट इज यूज्ड एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एंड इन द मैनेजमेंट ऑफ मायोक्लोनिक सीजर। सीजर का मतलब होता है दौरा, और दौरे कई तरह के होते हैं, टॉनिक सीजर, क्लोनिक सीजर, टॉनिक क्लोनिक, मायोक्लोनिक सीजर्स, इस तरह से कई टाइप के सीजर्स होते हैं। एंटीपिलेप्टिक पढ़ते समय ध्यान देंगे हम लोग इस पर। फिर नाइट्राजिपाम की टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं हम लोग। फिर से किसी का क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। क्वेश्चन आपके लॉजिकल होते नहीं है, लेकिन आलोक कुमार यादव पूछिए। सर मुझे स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, वो फिर से बता दीजिए ना। कौन सा स्ट्रक्चर? फिनोबार्बिटल का? जो बताया। अच्छा, ये दूसरा हाँ। वाला, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग। नाइट्राजिपाम, देखिए नाइट्राजिपाम का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग अगर सही तरीके से देखते हैं तो हमको इसमें 2 बेंजीन रिंग दिखाई पड़ रहे हैं।
एक इधर वाला है ये, और एक ये दूसरा वाला, दो बेंजीन रिंग दिख रहे हैं। इसके साथ साथ हमें एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है। 7 मेंबर्ड है, मतलब कि 7 यहाँ पे आपको इसमें बॉन्ड दिखेंगे। तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्या, एक बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बेंजीन ड्रॉ कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक हम 7 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके इधर नाइट्रोजन लगा देंगे और ये यहाँ पे हम इधर जोड़ लेंगे इसको, तो ये 7 मेंबर्ड रिंग हो गया। इसके बाद यहाँ पे कीटो ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इधर नाइट्रोजन लगाया था, यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि अगर हाइड्रोजन लगा दोगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो वो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। फिर हम यहाँ पोजीशन पे NO2 लगा देंगे और इधर नीचे हम यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगा देंगे, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करना है। एक हेप्टा, जो मैंने यहाँ भी बताया आपको कि हेप्टेन मतलब साइक्लोहेप्टेन, हेटेरोसाइक्लिक साइक्लोहेप्टेन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम दिखाने हैं आपको, ठीक है। ये इस तरह 2 नाइट्रोजन दिखाने हैं, और हाइड्रोजन दिखा दोगे तो भी ठीक है, नहीं दिखाओगे तो भी ठीक है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। तो इस नाइट्रोजन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसके साथ में इधर डबल बॉन्ड लगा है। तो नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर के साथ यहाँ पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो इस तरह से कुल 5 बॉन्ड हो गए। इसके वैलेंसी 5 सेटिस्फाई हो गई। इसकी जब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें नाइट्रोजन के साथ एक इसके लोन पेयर हो गए। अब कोई बॉन्ड अगर नहीं दिखाया है तो कैसे मानेंगे, 2 यहाँ हो गए, ये दिख रहा होगा आपको, उसके साथ ये 3, ये 4। अब एक नहीं है तो क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। तो हाइड्रोजन लिखा है या नहीं लिखा है, ये हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। अब यहाँ पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन जैसे अभी 7 नाइट्रो 5 फिनाइल, ठीक है, 1 4 बेंजो डायजेपीन 2 ओन। पोजीशन की वैसे बहुत आपसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर पोजीशन आप चाहते हैं लिखना, समझाना चाहते हैं, ये B.Pharm लेवल पे 3rd ईयर की बातें हो जाती हैं। एनीवे, अगर आप फिर भी लिखना चाहते हैं तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। 7th पोजीशन यहाँ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से गिनना शुरू कर सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 1 यहाँ नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 सॉरी नाइट्रोजन से गिनना स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1, यहाँ पे 2, ये 3 4 5, इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं गिनते। ये 6 देन 7 नाइट्रो एंड 5 फिनाइल। अब इस रिंग को जब गिनेंगे तो पोजीशन 5 पे फिनाइल आता है। फिर 1 4 बेंजो डायजेपीन 2 ओन, ये इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। अब अगला है ग्लूटेथिमाइड। ग्लूटेथिमाइड में 3 इथाइल 3 फिनाइल पाइपरिडीन 2 6 डायोन। ये पाइपरिडीन न्यूक्लियस क्या है, अब ये जान लें। तो अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ध्यान देना, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन में एक पोजीशन पे हम नाइट्रोजन लगा दें अगर, तो इसको बोलते हैं क्या, पाइपरिडीन, ठीक है, ये बोलते हैं पाइपरिडीन, पाइपरिडीन बोलेंगे। और इसका जब ये इसमें डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये हो जाएगा पिरिडीन। तो डबल बॉन्ड तो है नहीं अभी, तो इसलिए इसको पाइपरिडीन बोल रहे हैं। अब पाइपरिडीन में पोजीशन क्या है, 3 इथाइल 3 फिनाइल। तो यहाँ पे 3 इसको 1 करते हैं अगर, तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो 3 पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है और 3 पोजीशन पे फिनाइल लगा हुआ है। मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ऐसा करके जो न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फिनाइल, मतलब बेंजीन को बोलते हैं फिनाइल। तो फिनाइल ग्रुप ये है, एक बॉन्ड लगाने के लिए होता है ना, यहाँ C6H5 कर देते हैं, तो ये फिनाइल ग्रुप हो जाता है। तो इथाइल देन फिनाइल। फिर
पाइपरिडीन 2,6 डायोन, ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 6 है। दोनों पे क्या लगा है? कीटोन लगा है, तो कीटोन प्लस कीटोन डायोन, 2,6 डायोन ग्लूटाथिमाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर इजी है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें पाइपरिडीन होता है, तो पाइपरिडीन में ही आपको डेरिवेटिव ये जो ग्रुप्स हैं ये लगा देने हैं, स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्लूटाथिमाइड। देन मैथिप्रिलोन, मैथिप्रिलोन और मैथिप्रिलोन में भी आप देख रहे हो कि पाइपरिडीन न्यूक्लियस का ही डेरिवेटिव है, तो पाइपरिडीन न्यूक्लियस और इसमें 2,4 डायोन, पाइपरिडीन 2, 3, 4, तो कीटोन की पोजीशन चेंज हो गई, केवल 2,4 डायोन हो गया। ठीक है, और ये वैसा इसमें यहाँ फिनाइल निकल गया, दोनों जो है इथाइल हो गए। उसमें कि पहले क्या था, एक इथाइल था एक फिनाइल था, यहाँ पे दोनों इथाइल हो गए और इधर जो है ये मिथाइल ग्रुप लग गया इसमें, तो 3,3 डाई इथाइल 5 मिथाइल, ये पोजीशन 5 हो रही है, और 3,3 डाई इथाइल इथाइल देन इथाइल 5 पे मिथाइल है, CH3 ग्रुप है, और इसके बाद 2 एंड 4, 2, 4 पे डायोन लगा हुआ है, एक कीटोन ये दैट इज डायोन। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। अब ये दूसरा एग्जांपल है पैराल्डिहाइड। पैराल्डिहाइड के लिए जब इसका नाम पढ़ते हैं तो यहाँ आपको मिलता है ट्राईऑक्सेन। जब 3 कार्बन को, एक कार्बन तो ये है, एक ये है, एक ये है, इन 3 कार्बन को छोड़ के बाकी 3 को रिप्लेस कर देते हैं तो बन जाता है ऑक्सीरेन, और तीनों को तो ट्राईऑक्सीरेन। इसमें साइक्लोहेक्सेन में आप 3 कार्बन्स को रिप्लेस करके ऑक्सीजन जब लगाते हो तो बनता है ट्राईऑक्सेन। ठीक है, ट्राईऑक्सेन बना, और ट्राईऑक्सेन में क्या किया, 3 मिथाइल लगा दिए, जो 3 पोजीशन खाली थी कार्बन की वहां पे हमने मिथाइल लगा दिया। अब ये सीधे डंडा खींच दोगे तब भी मिथाइल है, और यहाँ पे CH3 लिख दोगे तब भी मिथाइल है। ठीक है, ये CH3 लिख दोगे तब भी दिस विल बी कॉल्ड एज मिथाइल। तो इसका नाम क्या है, पैराल्डिहाइड। एल्डिहाइड जैसा कहीं दिख नहीं रहा है, बट ये इंटरनल एल्डिहाइड कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा है ट्राइक्लोफॉस सोडियम के नाम से। फास्फोरस का डेरिवेटिव, फास्फोरस की वैलेंसी भी 5 होती है। इसका स्ट्रक्चर रिकमेंडेड नहीं है, आपसे नाम जान सकते हो। साइक्लोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन ये बार्बिचुरेट का डेरिवेटिव है। देन ब्यूटोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटल ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटोबार्बिटोन और ब्यूटीथल, सोनेरिल और नियोनल. It is a hypnotic drug which is a barbiturate derivative. It was developed by Pauling brothers, now part of Ron Paulnick in 1921. ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स थी, इनका थोड़ा सा जनरल में हम लोग मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली ये गाबा रिसेप्टर को पोटेंशिएट करती हैं, और जब गाबा को एक्टिवेट करती हैं, पोटेंशिएट करती हैं, तो क्लोराइड आयन चैनल जो होता है या क्लोराइड आयनोपोल जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, और इनके ओपन से नेगेटिव मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन एज अ नेगेटिव फॉर्म बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये CNS को डिप्रेस करते हैं। और CNS को डिप्रेस करते हैं तो नींद भी आ सकती है या आती है, और अगर कम डोज में दिया है तो नींद कैसा फील होगा, मतलब एंजाइटी कम होगी। अगर ज्यादा डोज है तो ये आपको हिप्नोसिस, मतलब अच्छी खासी नींद, जो नेचुरल नींद के बराबर नींद आती है। लेकिन अगर आपको ओवरडोज दे देंगे तो ओवरडोज में पर्सन कोमाटोज भी हो सकता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, और दूसरा हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। एनेस्थेटिक्स की बात करेंगे हम लोग अभी, तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और एनेस्थेटिक की बात करते हैं।
एनेस्थेटिक बेसिकली आप एनेस्थेटिक के बारे में क्या जानते हैं? पहले अगर आप में से कुछ लोग कुछ बोलें तो मुझे भी थोड़ा आसानी होगी, मैं आपके लेवल से ही बात कर पाऊंगा। एनीवन फ्रॉम यू, फ्रॉम द लिस्ट, कोई अपना माइक ऑन करे और बताए एनेस्थेटिक के बारे में आप क्या जानते हैं। अमन कुमार ने रिक्वेस्ट हुई थी या समझ बोलिए। सर जो ड्रग्स हम यूज करते हैं सर्जरी के टाइम डॉक्टर्स यूज करते हैं मोस्टली, जिससे जैसे लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं जिससे कि पेन ना हो के टाइम कट लगने वक्त, और जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं जिससे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो सर्जरी के टाइम और पेन ना हो। ठीक है, बहुत सही जवाब दिया आपने, अच्छा जवाब था आपका, आपने चीजों को कंसाइज करते हुए बताया, गुड। कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? चलिए ठीक है, तो इन्होंने, अच्छा रवि प्रजापति की रिक्वेस्ट है, रवि प्रजापति, यस रवि बोलिए। सर जो ड्रग बेहोश करती है, जो ड्रग बेहोश करती है उसको एनेस्थेटिक कहते हैं। एक बात बताओ कि बेहोश तो यार किसी को थप्पड़ मार दोगे तब भी हो जाएगा, वो कस के मार दोगे अगर तो गिर पड़ेगा। हाँ जी ये तो है, ये भी है। ड्रग से करना है, चलो ठीक है, अच्छा ठीक है। बेहोश करना जरूरी नहीं है, एनेस्थेटिक का मतलब पूरा बेहोश करना नहीं होता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को भी सुन करना या बेहोश करना होता है, हाफ पोर्शन में किया या डिजायर्ड लोकेशन पे किया, ठीक है। तो ठीक है, बेहोश करना आपने कहा ठीक है, लेकिन बीइंग अ फार्मेसी स्टूडेंट आपको थोड़ा सा प्रिसाइज बोलना है, इसलिए अभी उसकी बात हम लोग करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, वेरी गुड। आलोक कुमार यादव, आलोक सर मैं ये अभी बात करके नहीं, आपका नेटवर्क सही नहीं है बेटा, हम तो अच्छे नेटवर्क में हैं, आपका नेटवर्क नहीं चाहिए बेटा, हम सुन नहीं पा रहे। चलिए ठीक है, कोई और अगर बोलना चाहता है तो बोले, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट को बढ़ता हूँ। आप बेटा बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। एनीवन एल्स? चलिए ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ, अपना टॉपिक पर आता हूँ और एनेस्थेटिक की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 इमेजेस आपके सामने हैं और इसमें हम लोग, किसी का माइक ऑन है बेटा, ऑफ कर लीजिए जरा, अभी लास्ट में आई थिंक ऑन हो गया है माइक, ठीक। तो ये 3 डायग्राम हैं और इसमें आपको दिख रहा है एक पेशेंट है जिसके माउथ में और नेजल एरिया में एक सिस्टम लगाया हुआ है जिसकी वजह से इसको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है और दैट इज कॉल्ड एज जनरल एनेस्थीसिया। दूसरा एक सिरिंज में नर्स ने भर रखा है और तीसरा आप देख रहे हो कि एक ड्रिप में सेट कर रखा है और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स की जब बात करते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स आर ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट प्रोड्यूसेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस and therefore loss of all sensations. The absolute loss of sensation is termed as anesthesia. Absolute loss of sensation, तो इसको बोलते हैं anesthesia. Loss of sensation, आपको कोई पेन चुभाए, आपको कोई थप्पड़ मारे, आपको सेंस ही ना हो, पता ही ना चले कि कुछ हुआ, that is called as anesthesia. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट लॉस ऑफ सेंसेशन इज टर्म्ड एज एनेस्थीसिया। और इसके लिए एक वर्ड हम लोग और भी यूज करते हैं कि रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड एनेस्थीसिया। यहाँ पे जो सेंसेशन का लॉस है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि आपको जो ड्रग दी गई उसका इफेक्ट कुछ समय तक था, जब आपका ट्रीटमेंट हो गया, सर्जिकल या नॉन सर्जिकल जो भी था, जब वो ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद आपका जो सेंस है वो धीरे धीरे वापस आ गया। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन।
और जिस समय इसका इफेक्ट था उस समय आपको कोई भी सेंस नहीं हो रहा था, या उस पार्ट में, उस बॉडी ऑर्गन में सेंसेशन नहीं हो रहा था। These drugs are used in surgical operations to induce consciousness and therefore abolish the sensation of pain. Hence, Wills and a dentist in 1844 successfully used nitrous oxide as anesthetic for tooth extraction. टूथ एक्सट्रैक्शन मतलब सबसे पहले दांत निकालने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड नाम की जनरल एनेस्थेटिक का यूज किया गया था। मोर्टान अ डेंटिस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड ईथर एज एन एनेस्थेटिक। तो उसके बाद 1847 में 1847 में डेंटल एनेस्थेटिक के रूप में क्लोरोफॉर्म यूज किया गया। क्लोरोफॉर्म बहुत पहले यूज किया गया था। आज की डेट में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल बहुत कम होता है। पहले तो मूवीज में भी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल दिखाते थे, क्लोरोफॉर्म सुखा के बेहोश कर दिया, ठीक या फिर क्लोरोफॉर्म सुखा के एनेस्थीसिया दे दिया। बट यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल आजकल बहुत कम होता है, या कह लो कि नहीं होता है। The first intravenous anesthetic thiopentone was introduced in 1935. 1935 में पहला इंट्रावेनस का मतलब होता है आईवी, यानी कि जो वेन्स में इंजेक्शन लगाया जाता है। ये थायोपेंटोन नाम की ड्रग थी, वो 1935 में डिस्कवर हुई थी। In 1901, Mayer and Overton pointed out a direct parallelism between lipid-water partition coefficient of general anesthetics and their anesthetic property known as minimal alveolar concentration, called as MAC. मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, आप इस तरह समझते हैं MAC को, जैसे आप जब खाना खाते हैं तो आपकी एक पर्टिकुलर भूख होती है। जैसे कि आप खाने बैठे तो अगर रोटी खा रहे हो तो चलो ठीक है, 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी जो भी आपकी डाइट है उसके हिसाब से आप खाओगे, और आपको फील होगा कि ये सब नाउ आई एम एट सटाइटी लेवल, मतलब आपको अब संतुष्टि मिल जाती है। दूसरा है कि आप 6 रोटी खाने वाले हो, आपको एक ही रोटी दें तो फिर आपको फील होगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, अभी तो और मिल जाए तो खा लेते हैं। ऐसी एक सोच दिमाग में आती है। तो जब हम बात करते हैं कि मिनिमम या मिनिमल एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन MAC क्या है, तो MAC के लिए हमें पता होना चाहिए कि एल्वियोलाई क्या होती है। एल्वियोलाई का मतलब जो कि तो बताएगा आप में से क्या एल्वियोलाई क्या है? व्हाट इज एल्वियोलाई? कोई भी आप में से बोलना चाहे, व्हाट इज एल्वियोलाई? दिस इज वेरी पैनिक कंडीशन, यू डोंट। हाँ, एक जवाब आया। अमन कुमार बताएं। सर, एल्वियोलाई लंग्स के अंदर जो क्या बोलते हैं, पार्टीशन के मतलब स्पेस होता है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया आपने। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर का वो स्पेस है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। बहुत अच्छी बात, गुड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एल्वियोलाई क्या है, और एल्वियोलाई में इन्होंने बताया कि गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि जब गैसियस एक्सचेंज होता है और हम इस लोकेशन पे, एल्वियोलाई की लोकेशन पे अगर कोई एनेस्थीसिया ड्रग दें, कोई एनेस्थेटिक ड्रग को गैसियस फॉर्म में ले जाएं, तो उसकी वो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिसमें एनेस्थेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाए उसको बोलते हैं MAC, ठीक, मिनिमम इफेक्ट। जैसे 6 रोटी खाने के बाद आपका पेट भर जाता है, इसी तरह से एक पर्टिकुलर एल्वियोलाई में जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है उसमें जब सिडेशन या एनेस्थेटिक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो आप ये मानते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेशन जो अब तक एल्वियोलाई में पहुंची वो मिनिमम एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन है। और हम एनेस्थेटिक का मेजरमेंट MAC से ही करते हैं, मतलब जो गैसियस एनेस्थीसिया होता है उसका मेजरमेंट हम मिनिमम या मिनिमल एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन से ही करते हैं। MAC is the lowest concentration of anesthetic in pulmonary alveoli that is needed to produce immobility in response to a painful stimulus in 50% of the individual.
ये जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उस समय ये देखा जाता है कि 10 लोगों पे अगर ये ड्रग दी गई तो उसमें कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जिनमें की रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। ठीक है, ये हुआ आपका MAC की बात। MAC क्लियर रखिएगा दिमाग में। टाइप्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ये जनरल एनेस्थेटिक के टाइप्स क्या हैं? जनरल एनेस्थेटिक्स आर यूजुअली गिवन थ्रू इनहेलेशन और बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन। अभी क्लियर किया मैंने कि इनहेलेशन पहली स्लाइड में दिखाया था हमने कि नेजल रूट के थ्रू देते हैं या फिर इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में 2 टाइप के हैं, या तो हम इसको बोलस के थ्रू देंगे या फिर हम इसको इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे। बोलस मतलब सिंगल डोज 2 से 5 ml के आसपास, 1 से 5 ml तक देते हैं या फिर 10 ml तक भी दे सकते हैं, तो उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन कहते हैं। और अगर वेन्स में हम लोग ड्रिप के थ्रू देते हैं तो उसको कॉन्टिन्यूअस इरिगेशन भी कह सकते हैं। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, अ गैस एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, continues to be an important compound of many anesthesia regimens। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसियस एनेस्थेटिक है, इसको यूज किया जाता है एज अ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक। इंट्रावेनस की फॉर्म में सर्जरी के केस में दिया जाता है, और इसके एग्जाम्पल्स आपके हैं जैसे कि बार्बिटूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, प्रोपोफॉल, केटामाइन और मिसलेनियस, देन ड्रोपेरिडोल, इटोमिडेट और डेक्समेडिटोमाइड। मोड ऑफ एक्शन की जब बात करते हैं तो जनरल एनेस्थेटिक टारगेट द लिगेंड गेटेड आयन चैनल एंड प्रोड्यूस द एनेस्थेटिक एक्शन। लिगेंड गेटेड आयन चैनल की बात करते हैं हम लोग, तब एग्जाम्पल आता है गाबा रिसेप्टर का, और इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि गाबा रिसेप्टर क्लोराइड आयन चैनल को ओपन करता है। क्लोराइड आयन चैनल जितने ज्यादा ओपन होंगे उतना ज्यादा डिप्रेशन कॉज करेगा अप टू सेडेशन, देन हिप्नोसिस एंड आफ्टर दैट एनेस्थेटिक। यही वजह थी कि मैंने पहले एनेस्थेटिक को स्टार्ट नहीं किया, पहले मैंने सेडेटिव हिप्नोटिक को स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि यहाँ भी पहला तो आपने MAC को पढ़ा, दूसरा आपका गाबा मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा तो भी क्लोराइड आयन चैनल के थ्रू डिप्रेशन कॉज होगा और एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगा। यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, कीटामाइन डू नॉट अफेक्ट द गाबा और ग्लाइसिन ग्रेटेड क्लोराइड आयन चैनल, बट दे सेलेक्टिवली इनहिबिट द एक्साइटेटरी NMDA टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर। नाइट्रस ऑक्साइड की जब बात करते हैं तो या कीटामाइन की बात करते हैं तो ये NMDA टाइप ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। ग्लूटामेट रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, याद रखिएगा। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया की जब बात करें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि राइट द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। स्टेज 1 होता है एनाल्जेसिया, स्टेज 2 होता है डेलीरियम, स्टेज 3 सर्जिकल एनेस्थीसिया और स्टेज 4 पे आता है मेडुलरी पैरालिसिस। एनाल्जेसिया की स्टेज में किसी भी पेशेंट को जब हम एनेस्थीसिया लगाते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम में क्या होता है कि उसको कॉन्शियसनेस बना रहता है, मतलब वो कॉन्शियस रहता है एंड एक्सपीरियंसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, उसको गर्मी महसूस होती है। रिमोटनेस, उसको ऐसा लगता है कि वो दूर से भी चीजों को ऑपरेट कर रहा है, रिमोटनेस लगता है थोड़ा सा। ड्रिफ्टिंग होती है, बॉडी में हल्की सी ड्रिफ्टिंग, फॉलिंग, गिरने जैसा लगता है, एंड गिडीनेस। देयर इज अ मार्क्ड रिडक्शन इन द परसेप्शन एंड पेनफुल स्टिमुलाई। दर्द नहीं होता, इसलिए इसका नाम एनाल्जेसिया है। उसको पेन नहीं होता, पेनफुल स्टिमुलाई अगर आप पेन चुभाओगे हल्का फुल्का तो उसको एहसास होगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें कम हो जाती हैं। और इस स्टेज में माइनर सर्जरी कर सकते हैं, बहुत ही माइनर सर्जरीज किया जाता है। दूसरा है डेलीरियम की स्टेज। दिस स्टेज बिगिंस विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिप्रेशन ऑफ हायर centers, produces variety of effects including excitement, involuntary activity and increased skeletal muscle tone, and the respiration is typically irregular। दूसरी स्टेज में respiration irregular हो जाता है और involuntary activity होना थोड़ा बढ़ जाता है, excitement का लेवल भी बढ़ता है, and increased skeletal muscle tone। skeletal muscles मतलब जो हमारी muscles हमारा मूवमेंट कराती हैं, बॉडी मूवमेंट, उनका मूवमेंट थोड़ा सा
बढ़ता है। अगली है सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज। दिस इज द स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस एंड पैरालिसिस ऑफ रिफ्लेक्सेस। अब आपको पिन चुभाएंगे तो असर नहीं होगा, घुटने पे हल्का सा जर्क मारेंगे, नी जर्क करेंगे तो भी एहसास नहीं होगा। रेस्पिरेशन इज रेगुलर एंड ब्लड प्रेशर इज मेंटेन्ड। रेस्पिरेशन आपका लगातार चलता रहेगा और ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। ऑल सर्जिकल प्रोसीजर्स आर कैरीड आउट इन दिस स्टेज। तो ये जो स्टेज है ये सर्जिकल एनेस्थीसिया का नाम ही है इसीलिए, और इस स्टेज में सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं। अगला है स्टेज 4 मेडुलरी पैरालिसिस का। रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी फेलियर टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द वाइटल सेंटर्स ऑफ द मेडुला एंड ब्रेन स्टेम। मेडुला एंड ब्रेन स्टेम जो डिप्रेस हो जाता है तो उसके बाद एक मेडुलरी पैरालिसिस की या कोमा जैसी स्टेज आ जाती है। हेलोथेन पहली ड्रग है इसमें, और हेलोथेन का स्ट्रक्चर यहाँ सामने बहुत इजी स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ समझने की जरूरत भी आपको नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें हेलोथेन है तो 3 हेलोजन एक तरफ, मतलब फ्लोरीन, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन, इधर ब्रोमीन लगा है, एक क्लोरीन लगा है, मतलब FCl-Br, तीनों हेलोजन यहाँ प्रेजेंट हैं। एक हाइड्रोजन लगा हुआ है हेलोथेन। थेन किस लिए है? क्योंकि ये इथेन से बना हुआ है। ठीक है, इथेन मतलब जिसमें 2 कार्बन होते हैं CC, इसको इथेन बोलते हैं, और इथेन का डेरिवेटिव है हेलोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे F, देन अगेन F, देन अगेन F, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ये इस तरह से हो जाता है हेलोथेन। ठीक, अब आता है आपका साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की जब बात करते हैं तो ट्राईमेथिलीन इसका नाम है, साइक्लोप्रोपेन। और यहाँ पे आपको प्रोपेन आप सब जानते हैं, अगर सीधे 3 लाइनें खींच दोगे तो साइक्लोप्रोपेन हो जाता है। ये ऐसा लिखा है तो भी साइक्लोप्रोपेन है, ये भी साइक्लोप्रोपेन है। इसका नाम है ट्राईमेथिलीन, और ट्राईमेथिलीन साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर सामने है, इजीएस्ट स्ट्रक्चर है, याद कर सकते हो आसानी से। नॉन इरिटेंट है इन नेचर एंड इंश्योर रैपिड रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया से रैपिड रिकवरी होना बहुत जरूरी है। और ईथर, यहाँ पे एग्जांपल जो है डाईइथाइल ईथर का, और 1,1 ऑक्सीबेस इथेन, ये भी ईथर आपने सुना होगा। ईथर का स्ट्रक्चर सामने है, C2H5O C2H5, इनको अगर सब काउंट कर लें तो C2 3 H यहाँ है 4 और ये 5, C2H5 H5 देन O देन C2H5 डाईइथाइल ईथर, इजीएस्ट स्ट्रक्चर। और ईथर low molecular weight ether display anesthetic activity that increases along with toxicity as the chain length increases. Introduction of unsaturation into aliphatic ether increases potency and also shortens induction and emergence. Ether is an absolute anesthetic with pungent irritant odor. तो ये absolute anesthetic होता है with pungent irritant odor. It is a flammable and explosive at concentration necessary for anesthesia. जो एनेस्थीसिया की कॉन्सेंट्रेशन दी जाती है उसमें ये अगर बाहर रख के माचिस लगा दोगे तो जल भी जाएगा, आग पकड़ लेगा। मैथोहेक्सिटल, ये सामने मैथोहेक्सिटल का स्ट्रक्चर थोड़ा टफ है, स्टार नहीं लगा है, रहने दीजिएगा, इसको नाम याद रखिएगा कि मैथोहेक्सिटल भी है। ट्राइक्लोरोएथिलीन, ट्राइक्लोरोएथिलीन का स्ट्रक्चर, एथिलीन में हमने 3 क्लोरीन लगाए और एक डबल बॉन्ड रखा तो ये बन गया ट्राइक्लोरोएथिलीन, इस कैटेगरी में आता है। थायोपेंटल सोडियम, मैथोहेक्सिटल के साथ ही थायोपेंटल को भी याद कर सकते हैं, नाम याद रखिएगा, स्ट्रक्चर की जरूरत फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिसको हम लोगों ने समझा, और आई थिंक कि इतने क्लास के बाद अब आपको सेडेटिव हिप्नोटिक का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और इस पे आप लोग जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं, आपके सवाल हैं, मैं चाहता हूं कि इसको एक बार आप थोड़ा सा अपने लेवल से भी समझाएं। सर, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो फिनाइल का निर्माण होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो और क्या करें, रेशमा, रिस्पारेशन। अच्छा, विनय पटेल ने एक इमोजी भेजा है,
विजय पटेल, सॉरी विजय पटेल। चलिए और क्या है, आइए भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो मैं पूछता हूँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग सेडेटिव और हिप्नोटिक को डिफाइन करें। एनीवन फ्रॉम यू? एक लोग छोड़ चले गए, 2 लोग निकल गए, क्या बात है, पूछो तो भाग जाती हैं आप लोग। वेरी गुड। सेडेटिव, हिप्नोटिक, एनीवन फ्रॉम यू? अमन कुमार ने रिक्वेस्ट किया है, रेज हैंड। और कौन रिक्वेस्ट रेज करना चाहता है, कर दीजिए अभी, मैं एक एक करके मौका दूंगा। सबसे पहले अमन कुमार। एनीवन एल्स? आलोक कुमार यादव। आलोक, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। चलिए अमन कुमार से हम पूछते हैं पहले। आलोक कुमार, आपकी आवाज नहीं आ रही। अमन कुमार बोलिए। सर, सेडेटिव्स वो होते हैं जो एंजाइटी के वक्त में लिए जाएं, और उससे एंजाइटी डिप्रेस होती है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। एंड हिप्नोटिक्स वो होते हैं जो कि उसी के सेडेटिव्स के ही हायर कंसंट्रेशन के फॉर्मेशन में होते हैं, जो कि एंजाइटी रिलीज करने के साथ साथ नींद भी ले आते हैं, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, रिलैक्स फॉर्म में ले आते हैं। वेरी गुड, सही जवाब है आपका। अमन, कहाँ से हैं आप? सर, मैं बिहार से हूँ, बट मैं कर्नाटका से मेरा कॉलेज है। अच्छा, कर्नाटका में। आपका एनरोलमेंट कर्नाटक में। वहाँ एग्जाम हो चुके हैं कि होने वाले हैं अभी? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अच्छा, कोई डेट आई है अभी? नहीं सर, डेट तो नहीं है अभी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आलोक कुमार यादव अगेन। यस आलोक, बोलिए। आलोक, हेलो आलोक, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारी तक, हम तक नहीं आ रही है, बाकी लोग तक अगर आ रही हो तो प्लीज इसको टाइप कर दीजिएगा। बोलिए, अब आ रही है कुछ आवाज। नहीं आ रही आवाज बेटा, बिल्कुल। आपने क्या कुछ कहा, एक बार जरा रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं पड़ा मुझे। वो सर मेरा नेटवर्क इशू था, अभी आपको सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? अभी सुनाई दे रही, एकदम साफ आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हेलो। सर, मैं क्या बोल रहा था, मेरा नेटवर्क इशू था थोड़ा, तो मैं बोलना चाहता था, क्वेश्चन भी पुट अप किया था, क्वेश्चन भी मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, फिर याद आएगा तो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। हाँ, इसको अपना क्लोज करिएगा, यहाँ आपका नाम दिखा नहीं रहा है वहाँ पे। चलिए, और कोई कुछ कहना पूछना चाहता है? मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे अभी कि कैन एनी वन ऑफ यू डिफाइन व्हाट इज MAC? व्हाट इज MAC? आप भी समझाया कुछ देर पहले। सर, ये इसका मतलब जैसा कि ऑक्सीजन जो होता है ना, जहाँ पे अदला बदली होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन शायद इनहेल किया जाता है बॉडी में। हाँ, तो इसको ही शायद MAC कहते हैं ना? नहीं, MAC नहीं कहते, इसको नहीं कहते हैं। अमन कुमार का एक मिनट सुन लेते हैं जरा। हाँ ठीक है सर। यस अमन, बोलिए। सर, एक मिनिमम कंसंट्रेशन लेवल जो होता है एनेस्थीसिया का, एनेस्थेटिक ड्रग्स का, जिससे इंसान पूरी तरह, मतलब जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अनकॉन्शियस करने की रिक्वायरमेंट है, जितने कंसंट्रेशन से पूरी हो जाए, मिनिमम कंसंट्रेशन से, तो बोलते हैं सर। सही जवाब दिया आपने, अमन कुमार ने सही जवाब दिया कि वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो कि एल्वेओलाई में प्रेजेंट हो और उससे अनकॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाए या फिर प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम बोलते हैं मिनिमम एल्वेओलर कॉन्सेंट्रेशन। वेरी गुड, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं
गाबा को कौन जानता है? हु नोज अबाउट गाबा? व्हाट इज गाबा? अमन कुमार का ही हाथ उठ रहा है। एक और है सूर्य प्रकाश। पहले सूर्य प्रकाश से पूछते हैं। बोलिए सूर्य प्रकाश। हेलो। हाँ बोलिए सर, गाबा वाला मेरी समझ में नहीं आया था। ये आपकी समझ में नहीं आया था? जी जी, अभी मेरे क्या कहते हैं नेटवर्क इशू होने की वजह से क्लास मिस हो गई जी। अच्छा चलिए, आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो सुन लीजिएगा। फिलहाल हम अमन कुमार से जानते हैं कि गाबा क्या है, आप भी सुनिएगा, ठीक है? यस अमन बोलिए। सर एक्चुअली गाबा ज्यादा समझ नहीं आया, बस इतना समझ आया कि गाबा इज अ रिसेप्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि मतलब जहां से भी आयंस वगैरह ट्रांसफर अंदर या बाहर ट्रांसफर होते हैं वहां पे एग्जिस्ट करता है। सर इतना ही समझ आया। चलिए ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा एक बार फिर से क्लियर कर दूंगा। विधि मोदी बताइए। विधि मोदी बोलो बेटा। हेलो, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जैसा गाबा के बारे में आप लोगों ने बोला, अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, और जब गाबा का एक्साइटमेंट होता है, मतलब जब गाबा को हम एलिसिट करते हैं, एक्साइट करते हैं, तो ये क्लोराइड आयन चैनल्स को ओपन कर देता है। और क्लोराइड आयन चैनल्स क्या है? ये नेगेटिव आयन चैनल्स होते हैं और ये डिप्रेशन कॉज करते हैं। इतना याद रखिएगा और इसमें ही आपका आंसर सफिशिएंट रहेगा, हो जाएगा इतने में, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एनाल्जेसिया स्टेज क्या है? और कोई भी हाँ हैंड रेज करिए। ये तो अमन कुमार ने हैंड रेज किया है अभी। मैं चाहता हूं कि और लोगों के भी हाथ उठें। नो, चलिए अमन आप ही बताइए। अच्छा सर, एनाल्जेसिया स्टेज एनेस्थीसिया का वो स्टेज है जहाँ पे मतलब एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट सेंसेशन नहीं होता है, मतलब पेन नहीं होता है, और मतलब ऐसा लग सकता है जैसे कोई चींटी काट रहा है या फिर कुछ, पर पेन नहीं होता है। पेन नहीं होता, बस यही एनाल्जेसिया का मतलब ये है कि पेन और पेन का ना होना, ये हम एनेस्थीसिया की जो स्टार्टिंग वाली स्टेज होती है इसमें ये आता है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास को आज यहीं पे विराम देते हैं और कल के टॉपिक्स हम शेयर कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे ही पूछते रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से सभी लोग उसका आंसर करें। अगर आप क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं तो उसका तुरंत आंसर करें। लाइव क्लास का ये बेनिफिट आपको लेना चाहिए, ठीक है? रिकॉर्डेड में तो अपनी बात को आप नहीं कह पाते हो, लेकिन जब आप लाइव क्लास में हम आपसे पूछते हैं तो यू मस्ट स्ट्राइक ऑन योर माइंड। जब आप दिमाग पे जोर डालते हो तो दिमाग ज्यादा काम करता है, और इसीलिए ये लाइव क्लासेस में थोड़ा सा एक्टिव होके, अटेंटिव होके चीजों को सुनिए और उस पर रिप्लाई करिए। जहां भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको रिप्लाई करने की कोशिश करिए, और दिमाग में ये सोच के करिए कि जब सर पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। कल हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक से क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे। सूर्य प्रकाश ने कुछ पूछा है, बोलो सूर्य प्रकाश। सर, मैं यूपी से हूँ और पूछना चाहता हूँ एग्जाम कब तक होंगे सर? एग्जाम क्यों नहीं है अभी तक? आप कहाँ से हैं बेटा?
उत्तर प्रदेश से सर, यूपी। हाँ, तो उत्तर प्रदेश में अभी 15 जून की डेट दी है, अभी शेड्यूल नहीं आया है, जल्दी ही आ जाएगा, तो 15 जून से मान के चलिए एग्जाम होने का। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एक रवि कुमार ने रिक्वेस्ट प्लेस की। यस रवि, पूछिए। रवि कुमार, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू। हम लोग जो भी क्वेश्चन आपके रवि कुमार होंगे इसको कल के लेक्चर में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। हाँ रवि, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, चलिए, थैंक यू।